प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी शोधमाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की कक्षा में हम बात करेंगे रीतिकालीन काव्य की प्रवृत्तियाँ अर्थात रीतिकालीन काव्य की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। यह टॉपिक बीए तृतीय सेमेस्टर हिंदी के पाठ्यक्रम में है और इसकी पूर्व की वीडियो में पूर्व की कक्षा में हमने बात की थी रीतिकाल की परिस्थितियाँ, जिसके अंतर्गत सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों के बारे में हमने बात की थी और साथ ही रीतिकाल की समय सीमा, रीतिकाल का नामकरण, इन तीन बिंदुओं पर हमने बात की थी। जिसके अंतर्गत हमने यह जाना था कि किसी भी युग का साहित्य उस युग की परिस्थितियों से प्रभावित होता है। राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां ही उस युग के साहित्य का निर्माण करती हैं, साहित्य की दिशा प्रदान करती हैं। तो इन्हीं बातों के बाद हमने यह भी जाना था कि रीतिकालीन काव्य की जो परिस्थितियां थी वो बहुत ही अस्पष्ट थी, बहुत ही द्वंद्वात्मक रही हैं, जिस कारण से इस युग का साहित्य भी उसी प्रकार का है। आइए जानते हैं रीतिकालीन काव्य की प्रमुख विशेषताएं किस प्रकार हैं। सबसे पहली विशेषता है श्रृंगार रस की प्रधानता। श्रृंगार रस की प्रधानता, वैसे तो श्रृंगार रस से युक्त रचनाएं जो है वो भक्ति काल से ही प्रारंभ हो चुकी थी। वहाँ भी कुछ रचनाएं श्रृंगारिक देखने को मिलते हैं, किंतु रीति काल में प्रधान रूप से सामने आई ये जो प्रवृत्ति है, श्रृंगारिकता की प्रधानता है, वह प्रमुख रूप है ले लिया रीतिकाल में आके। इस काल की जो श्रृंगारिकता है उसमें किसी प्रकार का दुराव छिपाव नहीं है। उसकी दमन से उत्पन्न कोई ग्रंथियां हैं नहीं। इन कवियों ने जो है प्रेम को अतीन्द्रिय रूप भी प्रदान नहीं किया है। उन्होंने तो जो है कुंठा रहित होकर उन्मुक्त मन से सरिता में आकंठ निमग्न होकर अपनी मनोवृत्तियों की अभिव्यंजना की है। अपनी मनोवृत्तियों का जो है अभिव्यंजना इस काल के कवियों ने की है। श्रृंगारिकता है, श्रृंगारिकता के लिए उन्होंने जो है सौंदर्य का निरूपण, नायक नायिकाओं के चित्रण और सौंदर्य में भी जो है शोभा, कांति, दीप्ति आदि को जो है प्रधानता दी है। प्रमुख रूप से उन्होंने जो है सौंदर्य को, शोभा को, कांति को या दीप्ति को, इन बातों को प्रमुखता दी है या प्रधानता दी है। इस काल में ऐसे श्रृंगारिक चित्र अधिक हैं जिनमें जो है ऐन्द्रियता नजर आती है और संयोग और वियोग के चित्र भी इस काल में श्रृंगारिक मनोवृत्ति को स्पष्ट करने के लिए जो देखने को मिलते हैं। इस काल की जो मनोवृत्ति रही है, कवियों की मनोवृत्ति रही है श्रृंगारिक मनोवृत्ति, उसको दर्शाने के लिए ही जो है संयोग और वियोग के चित्र हमें देखने को मिलते हैं। इस युग में जो संयोग सुख का वर्णन है या संयोग सुख का वर्णन हमें देखने को मिलता है, वह भी रूप आसक्ति का परिणाम है। रूप के प्रति आसक्ति जो कवियों की रही है उसका परिणाम है कि संयोग रस, जो संयोग श्रृंगार की प्रधानता देखने को मिलती है। इस काल की प्रमुख जो प्रवृत्ति है, सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता है वह श्रृंगार की प्रधानता ही है। महत्वपूर्ण जो कवि रहे हैं, जो प्रमुख कवि रहे हैं, उन्होंने श्रृंगारिकता को ही महत्व दिया है। इसमें घनानंद हो, चाहे केशव हो, बिहारी हो, सभी कवियों ने जो है अपने काव्य में कहीं ना कहीं श्रृंगार रस को प्रधान रूप से या प्रमुख रूप से उकेरा है। घनानंद के बारे में तो कहा जाता है कि उन्होंने जो है अपना जीवन का जो अधिकतम साहित्य है वो अपनी प्रेमिका के लिए लिखा है। उनकी प्रेमिका का नाम सुजान था और सुजान के कहने पर ही उन्होंने जो है बहुत सारा काव्य लिखा है। कई रचनाओं के नाम भी जो है सुजान के नाम से उन्होंने रखे हैं। एक बार कहते हैं कि जो है राजा ने, जो उनके आश्रयदाता राजा थे, उन्होंने अपने दरबार में बुलाया उनको और कहा कि हमारे लिए जो है कुछ कविता पढ़िए। तो घनानंद ने मना कर दिया और जब उनकी प्रेमिका सुजान ने उनको समझाया तो वो जो है सुजान के आग्रह पर उनने कविता पढ़ी, परंतु वो कविता जो है उनने राजा की ओर पीट करके पढ़ी
तो इस अपमान से जो है राजा ने इस अपमान का बदला उनको मृत्युदंड देकर लिया और कहा गया कि इनके ऊपर जो है घोड़े और हाथी चलवा दिए जाए। परंतु सुजान के आग्रह पर राजा ने उनकी सजा कम कर दी और कहा कि वो आप इस राज्य से बाहर चले जाइए। जब वो राज्य से बाहर जाने लगे तो उनने सुजान से कहा कि तुम भी मेरे साथ में चलो। तो सुजान ने जो है मना कर दिया और उसके बाद जो उनने जो है श्रृंगार रस का वियोग पक्ष को जो उकेरा है वो बहुत ही मर्मस्पर्शी है, बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है इस। ऐसे ही जो है बिहारी ने भी जो है अपने काव्य में श्रृंगार रस को बहुत प्रधानता दी है। एक जगह लिखते हैं कि वो जो है नायक और नायिका जो है भरे भवन में बैठे हैं और नैनों से भी बात करते हैं, आंखों आंखों में जो है बातचीत हो रही है, कोई फिर जैसे ही और लोग देख रहे हैं वो उनको लज्जा आ जा रही है। इस प्रकार से जो है इस काल के कवियों ने श्रृंगार रस की प्रधानता वाला काव्य ही लिखा है या श्रृंगार रस से परिपूर्ण काव्य को प्रमुखता दी है। दूसरा जो दूसरी विशेषता है वह है प्रेम की प्रधानता है। इससे जो काल के कवि थे उनकी महत्वपूर्ण प्रवृत्ति रही है कि प्रेम की प्रधानता वाला काव्य भी एक महत्वपूर्ण विशेषता है इस काल के कवियों की काव्य की। इस काल के कवि प्रेमी मन है रहे हैं, उनका मन जो है बड़ा प्रेमी रहा है और उमंग से कविता लिखते थे। वो एक नई उमंग के साथ कविता लिखते थे, कविता को नए उमंग के साथ लिखा उनने। उनके लिए प्रेम भावना की अभिव्यक्ति ही कविता का विषय बनी हुई थी। उनका जो कविता लिखने का उद्देश्य था वो अपनी प्रेम भावना को व्यक्त करने का माध्यम था और उनके काव्यों में भी काव्य का यह रूप शायद ही आ पाता यदि वे मनोवेगों के प्रवाह में कर कविता न लिखती। उनने अपने मनोवेगों में बहकर मनोवेगों में आकर कविता लिखी और प्रेम प्रधान कविता जो है वो लिखी उन लोगों ने। और इन कवियों ने जो है प्रेम को शारीरिक भूख की तृप्ति का साधन नहीं माना, बल्कि साधन ही नहीं माना, बल्कि आगे चलकर वह अलौकिकता की ओर झुकाई देती है या झुकाई पड़ती है। वह प्रेम जो है लौकिक प्रेम के बाद अलौकिक प्रेम तक भी जो है ये कवि पहुँचे हैं। प्रारंभ में लौकिक प्रेम और आगे बढ़कर आगे चलकर जब सांसारिक बंधनों से वो मुक्त होना चाहते हैं तब उन्हें जो है उसे अलौकिकता की ओर भी ले गई। इस प्रकार जो है जो दूसरी विशेषता है वह प्रेम की प्रधानता है और रीतिकालीन काव्य में प्रेम की प्रधानता वाला काव्य जो है सबसे अधिक या अधिक मात्रा में देखने को मिलता है। अब प्रमुख विशेषता एक और है आचार्यत्व का प्रदर्शन। आचार्यत्व प्रदर्शन जो है इस काल का प्रमुख विशेषताओं में एक विशेषता है। अगर हिंदी साहित्य का जो रीति काल है उसमें श्रृंगारिकता को छोड़ दें तो श्रृंगारिकता को छोड़ के कोई महत्वपूर्ण विशेषता है उस काव्य की तो वह है आचार्यत्व प्रदर्शन। यह प्रवृत्ति जो है अधिकांश कवियों में देखने को मिलती है। मुख्य रूप से रीतिबद्ध जो कवि हैं उन कवियों में प्रमुखता के से मिलती है कि आचार्यत्व का प्रदर्शन। उन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना की, लक्षण ग्रंथों का भले अनुवाद रूप में ही किया। तो इस धारणा पर जो है अधिकांश कवियों ने क्या किया, लक्षण निरूपण के नाम पर जो संस्कृत साहित्य शास्त्र है का अनुवाद कार्य किया। अनुवाद के रूप में ही जो है वो लिखा उन्होंने। हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास ग्रंथ में जो डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने अपने वक्तव्य में कहा है कि हिंदी लक्षणकारों या रीति ग्रंथकारों के सामने कोई वास्तविक काव्य शास्त्रीय समस्या नहीं थी। इनका उद्देश्य विद्वानों के लिए काव्य शास्त्र के ग्रंथों का निर्माण नहीं था, बल्कि कवियों और रसिकों को काव्य शास्त्र के विषयों से परिचित कराना था। तो इस काल के जो प्रमुख विशेषता रही है आचार्यत्व, उन्होंने आचार्यत्व का प्रदर्शन किया है। भले ही उनके अंदर वो चीज़ हो या न हो, पर जो सारा जो है जो लक्षण ग्रंथ लिखे गए हैं वो सारे जो है संस्कृत के अनुवाद हैं, संस्कृत से हिंदी में अनुवाद किए हुए ग्रंथ हैं। अगली विशेषता है
भक्ति नीति की धारणा। इस काल के कवियों ने श्रृंगारिकता के साथ साथ, प्रेम के काव्य के साथ साथ, आचार्यत्व के साथ साथ जो है भक्ति नीति की धारणा का काव्य भी लिखा है। रीतिकालीन कवियों की धारणा श्रृंगार से युक्त रही, साथ ही अलंकारों के प्रति भी उनका मोह रहा, किंतु उनका एक ऐसा पक्ष भी रहा है जो इस काव्य को श्रृंगारेतर भावों से अलग कर देता है, जिसकी वजह से अनेक कवियों ने नीति व भक्ति से युक्त रचनाएं जो है लिखी हैं। इन कवियों ने भक्ति से संबंधित रचनाएं तभी प्रस्तुत की हैं जब वे श्रृंगारिकता की अधिकता के कारण ऊब गए थे या परेशान हो गए थे, तब उन्होंने जो है नीति या भक्ति की रचनाएं लिखी हैं। बिहारी लिखते हैं, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, जातन की झाई परे श्याम हरित दुत होई। इस प्रकार की रचनाएं जो है उनने फिर लिखना शुरू किया। तब लिखना शुरू किया जब वह अपने श्रृंगारिकता से जो है ऊब चुके थे, तब उनने जो है फिर भक्ति और नीति की ओर जो है रुख किया। भक्ति और नीति संबंधी रचनाएं भी उन्होंने लिखी। जैसा कि हमने कहा कि जैसे उस युग की जो है में विविधता देखने को मिलती है, वैसे ही रीतिकालीन काव्य में भी जो है बहुत प्रकार की विविधताएं देखने को मिलती है। अगली विशेषता है भावना प्रधान काव्य। यह भी इस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता रही है। जो रीतिकालीन कवि थे उन्होंने जो है अधिकतम रचनाओं में जो है अपनी भावनाओं का समावेश किया है, भावनाओं को ही प्रधानता दी है। वो निश्चल अभिव्यक्ति के कारण जो है भावना को अधिक महत्व देते थे। जो भाव प्रियता हमें प्रेम प्रणाली में मिलती है, वह कविता की भाषा में भी दिखाई देता है। उस समय के जो कवि थे उन्होंने भावना का जो है प्रधान माना। वो बुद्धि पक्ष या अन्य पक्षों को जो है पीछे छोड़कर उन्होंने भाव पक्ष को प्रधानता दी, या जो मन की भावनाएं थी, जो उनके मन में उत्पन्न होने वाली भावनाएं थी, उनको उनने काव्य के रूप में उकेरा है। उसके बाद है अलंकरण के प्रति आग्रह। रीतिकालीन काव्य में जो है या रीतिकालीन रचनाओं में जो है अलंकारिकता के प्रति जो है आग्रह बहुत सारा सर्वत्र विराजमान दिखता है, सर्वत्र दिखाई पड़ता है। संपूर्ण काल में जो है जो रचनाएं लिखी गई वो संभावना मूलक अलंकारों की प्रचुरता देखने को मिलती है। उनमें अलंकारों की अधिक मात्रा में देखने को मिलती है। उन्होंने शब्दालंकारों में अनुप्रास, यमक एवं श्लेष के सफलतम प्रयोग किए हैं, बहुत सफल प्रयोग किए हैं तीन अलंकारों के, और साथ ही विरोधाभास, उत्प्रेक्षा जैसे अलंकारों का भी प्रयोग उन्होंने जो है किया है, जिनमें प्रमुख रूप से घनानंद है जिन्होंने विरोधाभास अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग भी किया है। मुख्य रूप से जो रीतिबद्ध कवि थे, रीतिबद्ध कवियों ने जो है अलंकारों के प्रयोग में जो है अपनी गहरी रुचि उनकी दिखाई पड़ती है। जो रीतिबद्ध कवियों ने जो है अलंकारों का प्रयोग भी बहुत मात्रा में किया है, जबकि जो रीतिमुक्त कवि थे उनके काव्य में जो सहज भाव से जो अलंकार आगे तो आगे, बाकी उनने जो है अतिरिक्त प्रयास करके अलंकारों का प्रयोग नहीं किया है। अगला है नारी चित्रण। नारी चित्रण के संबंध में जो प्रमुख विशेषता रही है इस काव्य की, नारी की जो स्थिति है वह रीतिकाल में आकर कुछ अलग सी दिख पड़ती है, अलग सी बन पड़ती है। रीतिकालीन कवियों की जो रुचि रही है नारी के रूप, सौंदर्य और उनके अंग प्रत्यंगों का वर्णन करने में अधिक रही है। इन्होंने नारी को जो है भोग्य वस्तु के रूप में प्रयोग किया है, या उसका जो चित्रण किया है नारी का चित्रण वह एक भोग्या के रूप में किया है, भोग्य के रूप में किया है। उसका अंग प्रत्यंगों का वर्णन, उसके सौंदर्य का वर्णन अधिक देखने को मिलता है। विशेष बात तो यह है कि इस काल के कवियों की दृष्टि में जो है नारी भाव विलासिनी ही थी, उनको भाव विलासिनी लगती थी। और जो नारी के मुख्य रूप है, जो नारी के आदर्श रूप हैं, जिनमें जननी है, माता के रूप में, गृहिणी के रूप में, देवी के रूप में, बहन के रूप में, आज जो पवित्र रूप है, उन रूपों में जो है इनकी दृष्टि नहीं बच पाई या इनकी दृष्टि वहाँ तक नहीं पहुँच पाई। इन्होंने केवल नारी को सौंदर्य की वस्तु मानकर, एक प्रेम की वस्तु मानकर या श्रृंगार की वस्तु मानकर ही उसका प्रयोग किया है, अपनी कलम उसी ओर दौड़ाई है
उसी ओर चलाई है। आदर्श रूप की ओर कभी भी इनकी लेखनी या दृष्टि नहीं गई है। इस युग में जो है जो भावात्मक दृष्टि से रुगड़ी थी। कवियों ने कि नारी के अंग प्रत्यंग का वर्णन तो किया, वासना, इन सारे वर्णनों से जो है इन कवियों की वासना झलकती है। नारी के आदर्श रूप के बजाय जो उन्होंने जो है नारी को एक भोग्य वस्तु के रूप में प्रयोग किया है। तो हम यह कह सकते हैं कि जो है रीतिकालीन कवियों ने नारी को वो सम्मान नहीं दिया है, नारी चित्रण को वो सम्मान नहीं दिया है, नारी जिसकी हकदार थी। या बाद के काव्य में जो है नारी का जो चित्रण दिखता है, नारी का जो निरूपण दिखता है, वो रीतिकालीन काव्य में उसकी कमी कहीं न कहीं नजर आती है। अगली है प्रकृति चित्रण। रीतिकालीन जो रचनाओं में जो प्रकृति का अत्यंत सुंदर और मनमोहक निरूपण हुआ है, उनने जो है नारी से प्रकृति को अधिक महत्व दिया है। और विशेष बात यह है कि रीतिकालीन जो प्रकृति चित्रण है उसमें ऋतु वर्णन प्रमुख रहा है, या यह कह सकते हैं कि जो प्रकृति चित्रण है उसका केंद्र बिंदु ऋतु वर्णन है। अनेक कवियों ने अनेक प्रकार से जो है ऋतुओं का वर्णन किया है। जहाँ कहीं भी जो है प्रकृति का निरूपण किया गया है वहाँ ऋतु के अतिरिक्त उद्दीपन रूप में सामने आया है। प्रकृति को उद्दीपन रूप में उन्होंने सामने रखा है ऋतुओं के अलावा। संयोग और वियोग दोनों ही स्थितियों में जो है उनने प्रकृति को महत्व दिया है, चाहे वो श्रृंगार रस में हो चाहे प्रेम में हो। ये हमेशा जो है उनने प्रकृति का चित्रण किया है, प्रकृति को उद्दीपन के रूप में प्रयोग किया है। तो इस प्रकार से हमने आज की कक्षा में जाना कि रीतिकालीन काव्य की प्रमुख विशेषताओं के बारे में, जिनमें हमने जाना कि श्रृंगार रस की प्रधानता है, प्रेम की प्रधानता वाला काव्य है, आचार्यत्व का प्रदर्शन उस काल के कवियों ने किया है, और भक्ति और नीति की धारणा भी उस काव्य में दिखने को मिलती है। साथ ही साथ भावना प्रधान काव्य है रीतिकालीन काव्य, और अलंकारों के प्रति जो है आग्रह दिखता है, वो अलंकारों के प्रति झुके हुए नजर आते हैं। और नारी चित्रण जो है कुछ अनोखा सा रहा है, नारी चित्रण के संबंध में इनकी सोच संकीर्ण रही है। और प्रकृति चित्रण को जो है इनने सुंदरता के साथ किया है प्रकृति का चित्रण। तो आज की कक्षा में इतना ही, धन्यवाद।